बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब और अपोजिशन जमातों की जानिब से आज यौम सियाम मनाया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से कामयाबियों का दावा भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन जो थे उसको आज 1 साल मुकम्मल हो गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जानिब से यौम सियाम मनाया गया है। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने बहुत कामयाबियाँ समेटी हैं। कौन सा इलेक्शन? 8 फरवरी इलेक्शन हुए थे? मैं सॉरी, मुझे बिल्कुल ताज़ा नहीं हो रहा। 8 फरवरी 2000। अच्छा, इस पर कल बात कर लेंगे। अभी मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा कि कोई इलेक्शंस हुए हों, तो मैं कल इस पर बेहतर थोड़ी सी रिसर्च करके इस पर जवाब दे दूंगा। मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कोई इलेक्शंस हुए हों। अच्छा, बहरहाल हुए होंगे, लेकिन यह है कि और दीगर मामला मेरे ख्याल से बड़े अहम हैं, और वो ऐसे मामला हैं जो मुल्क की सलामती, मईशत और सोशल अनरेस्ट इनसे जुड़े हुए हैं। और बराह रास्त मैं जो हमेशा बात करता हूँ कि ख़त्ते और दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से, इस कदर तेज़ी से, बर्क रफ्तारी से तब्दील हो रहे हैं कि उसमें हमें बतौर रियासत, बतौर एक मुल्क, बतौर एक कौम जो है वो उन मामलों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और अपने अंदर ये जो सोशल अनरेस्ट और मैन मेड क्राइसिस और ये जो फ़रोही इख्तलाफात, इनसे जितनी जल्दी हम निकलें उतना बेहतर है। वरना मेरा अपना अंदाज़ा है कि ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है। बहुत सारे मामला हमें मुल्क को स्टेबल कर लेना चाहिए था इस वक्त तक हर तरह से। वैसे तो अल्लाह का शुक्र स्टेबलाइज है, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो उसके नतीजे में ऊपर से लेकर नीचे तक एक जो है वो मामला ख़राबी की तरफ है, और यहाँ पे रुक जाएं तो बेहतर है। अच्छा, और जो है वो सबसे अहम मामला जो कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि कल हमने बात की थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऑलरेडी एक स्पाइक को पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद अब क्या होगा? क्या इसके बाद वो आगे इक़दाम उठाएंगे मज़ीद, या थोड़ा सा उनमें ठहराव आएगा? क्योंकि पहले शुरू के ही दिनों में उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि उसके बाद चीज़ें जो हैं वो मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा कि बैकफायर होने शुरू हो गई हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ें इससे आगे कुछ जा नहीं सकती जो उन्होंने 18-19 दिन में जो पूरी दुनिया को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से और मुख्तलिफ बयानात से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और मुख्तलिफ मामलात के साथ हिला दिया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आना ज़रूरी है। तो ठहराव आ गया, कल से लेके आज तक काफ़ी ठहराव आ गया। पहला तो ठहराव ये आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये जो मैंने कल जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिबा, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है गज़ा वाले प्लान में। ये तो मैंने एक बात की है कि ये कभी अगर बहुत से वहाँ पे और भी हो सकते हैं, मतलब जो उनका जो लुबे लुबाब है गुफ्तगू का, उन्होंने कहा और भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो अमेरिका भी एक इन्वेस्टर हो, हमें कोई जल्दी नहीं है इस प्लान में, नो रश, कोई जल्दी नहीं है। और अच्छा, अब लोग इस दौरान उनकी जो टीम है वो तो इसराइल में तो ये जो इंतहा पसंद जो ज़ायनिस्ट हैं ये तो लड्डू पेड़े खा रहे थे कि पता नहीं क्या। अच्छा, इनको समझ भी नहीं आ रहा था, प्लान बनाओ, ये करो, जल्दी करो। अब प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने कहा नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैंने तो एक बात की है कि भाई ये जो है ये आइंदा उसका जो है दोबारा जब उसकी तामीर होगी गज़ा की तो उसमें अमेरिका भी हिस्सा डालेगा अपना, और ये मैंने बात की थी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको पता है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से जो पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पेंटागन ने कई मीडिया ग्रुप्स को निकाल दिया है। मिसाल के तौर पे CNN को पेंटागन ने कहा है कि आइंदा CNN नहीं आएगा, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं आएगा। वो एक वहाँ पे एक और फटा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर वो जो सवाल एक दफ़ा कोई ऐसा सवाल करे जो ट्रंप साहब की तबीयत पे गरां गुजरे तो फिर वो दोबारा वहाँ नज़र नहीं आता, वो मीडिया ग्रुप या वो जो भी शख्स। तो वो उन्होंने बस जवाब दी थी। उन्होंने कहा नहीं कोई जल्दी, मैंने तो एक आइडिया पेश किया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई टाइम नहीं है इसका, ये जब होगा तब होगा, तो निकल गया आगे।
तो अब वो जो है वो एक अजीब सा मामला हो गया कि भाई ये तो फौरी तौर पे शायद प्लान हो रहा है और ये हो रहा है। बात उन्होंने यही की थी, इसी तरह अंदाज में की थी। अब वो यहाँ पे मामला पीछे ठूस हो गया कि भाई ये क्या, ये तो इनको कोई जल्दी है ही नहीं, इनको कोई रश नहीं है, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, तो ये पीछे क्या रपड़ पड़ा हुआ है इतने दिनों से। और वही हुआ है कि जी वो एकदम से जो है वो मामला जो है वो राइटर्स ने देखे ना क्या ब्रेक कर रही है राइटर्स खबर 19th ट्रम्प सेज ही इज 19th ही इज इन नो रश ऑन गजा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल, ट्रम्प सेज ही इज इन नो रश टू इम्प्लीमेंट प्लान टू टेक ओवर रीडेवलप गजा, कोई किसी किस्म का कुछ जल्दी, मतलब ट्रम्प साहब ने ऐसे जाके पता नहीं ये यू है या वी टर्न है, यू में तो थोड़ा सा घूमता है ना बंदा, यू में तो ऐसे करके चक्कर लगाता है ना, एक होता है ये गए और ये वी, तो ये मुझे वी टर्न जो है ना, जो स्पाइक के बाद सडन ड्रॉप की मैंने कल बात की थी ना, ये ये वी टर्न है, ठीक है। यू में तो सुकून से आराम से, अब थोड़ा टाइम लेते हैं ना गाड़ी घुमाने में, ये वी टर्न है टक करके। अच्छा, तो ये अब जो है वो उन्होंने कहा कि ये इतना ज़्यादा मुझे कोई जल्दी नहीं है और इसको आराम से सुकून से देखेंगे, जब भी करना होगा इसको कर लेंगे और कोई जल्दी नहीं है, कोई ख़ास जल्दी है भी नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं है इतनी जल्दी करने की। तो ये जो है ये अब इतनी खप मची है, इस कदर हंगामा और शोर दुनिया में हिजान बपा हुआ है इतने दिन, अरब ममालिक दुनिया सारी, अब इसको टर्की इस तरह दे रहा है। 23rd अगर हुर्रियत देखें, ट्रम्प से नो रश ऑन इज कंट्रोवर्शियल गजा प्लान। अच्छा, इसराइल का जो नेशनल है वो कह रहा है ट्रम्प 24th नो रश, कोई जल्दी नहीं है, मतलब नो रश कह दिया ना उन्होंने, कोई जल्दी है, ये बात की थी, इज इन नो रश टू इम्प्लीमेंट द प्लान, और यूएस जो है वो टेक ओवर करे या वो रीडेवलप करे, वो तो एक बड़ी तारीफ, ये भी कहा कि बड़ी तारीफ हुई है मेरी इस बात की, तो दुनिया भर से मुबारकबाद दी गई है मुझे, लेकिन ये है कि ये एक रियल एस्टेट का एक ट्रांजैक्शन है जिसमें ये कि हम एक इन्वेस्टर होंगे, एन इन्वेस्टर होंगे उस इलाके में, और भी होंगे, हम भी होंगे, तो ये कोई अभी तो बात की बात है, छोड़ देना इसको, अभी कहाँ से ये चला गया सारा। तो ये जो है उसके बाद ही वो सारा ठुस हो गया, ठीक है ना। और उसमें जो है वो अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये यरूशलेम पोस्ट, ट्रम्प सेज ही इज इन नो रश 25th नो रश ऑन गजा, गजा में कोई मतलब क्या है भाई, ऐसी बात की है मैंने, उसको इतना हंगामा बपा कर दिया दुनिया में। डेली सभा टर्की, ट्रम्प सेज नो रश ऑन आउटरीचेस गजा एनेक्सेशन प्लान हो पाची ठुस। अच्छा, अब जनाब अब बस अब वैसे के वैसे ही आज 3 इसराइली ये जो सीज फायर माहिदा है, फ्रेजाइल है, अभी भी चीज़ें ऊपर नीचे, लेकिन बहरहाल वो सीज फायर माहिदा जो है आज पे उसी तरह से उस पर जो है वो अमल दरामद हुआ उसके अगले फेज़ पे, और ये 5वां फेज़ रिहाई का, जो यानी पहले हिस्से का पहला जो इसका हिस्सा है वो 42 दिन का है, तो ये उसके 5वां उसका पार्ट था। तो 3 जो यरगमाली हैं वो रिहा हुए हमास की कस्टडी से, और उसके नतीजे में जो अब ये जो हैं इनमें से एक यरगमाली जो हैं उनकी बेटियां और बीवी जो हैं वो 7 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी, और एक जो है उनकी अहलिया की डेथ हो गई थी। ये तीनों मर्द यरगमाली जो हैं वहाँ से रिहा हुए हैं, और उसके जो जवाब में 183 प्रिजनर्स जो हैं वो इसराइल की जेलों से जो फ़लस्तीनी वहाँ पे कैद में थे वो रिहा हुए हैं, और इनमें से जो 18 हैं वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, कई ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा जिनकी सज़ा थी, कई बहुत उसमें, और उसमें जो है वो शादी बरगौती एक हैं, शादी बरगौती जो है इनको 27 साल की कैद हुई थी। इनके जो वालिद हैं फ़खरी बरगौती वो और उनके भाई, उनको भी 2004 में जो है वो सज़ा हुई थी 3.5 साल की एक, और फिर अली हरोब हैं
दर्रा के रहने वाले हैं वो, और 2013 में शिन बेत और जो है वो ने इनको अरेस्ट किया था इसराइल प्रिजन सर्विस के साथ, और इन पे ये इल्ज़ाम था कि ये एक्सप्लोजिव्स तैयार करते हैं। अच्छा, जमाल तवील जो हैं ये रमल्ला से इनको गिरफ़्तार किया गया था 2021 में। ये हमास के सीनियर रहनुमा हैं। और फिर आयद अबू शहीदम ये जो हैं ये भी इनको भी रिलीज़ किया गया है 2004 में। ये जो हैं एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, डबल सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, तो उसमें बयान होता है कि इनका रोल था, और 16 उसमें इसराइली जो है वो उसमें हलाक हो गए थे। अच्छा, इन पे भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने भी तैयार किए हैं ये बॉम्ब्स और ये सारा कुछ। अच्छा, ये अब तो इन समेत 183 जो लोग हैं वो रिहा हुए हैं मुख्तलिफ जेलों से, और ये जो अब आप इसको इस तरह से समझें कि 583 रिहा हो चुके हैं। 33 के बदले जो है वो रिहा होना है पहले मरहले में 1905 लोगों ने, ठीक है। तो 583 जो है वो रिहा हो चुके हैं। अच्छा, इसमें जो है वो अली हरूद भी हैं, एया बिन शहीदा भी हैं, मुख्तलिफ इसमें जो काफ़ी ज़्यादा मतलूब रहे एक तवील अरसे तक इसराइल को, वो कैदी जो हैं आज रिहा हो गए, और 3 उसके बदले में, तो वहाँ से रिहा होते जा रहे हैं। तो वो ये जो मरहला है ये वाला भी, क्योंकि वहाँ से ट्रम्प साहब ने कह दिया कि ये मैंने तो ये बात ऐसे ही की, तो कोई जल्दी नहीं है, तो मैंने एक आइडिया पेश किया था, उसमें बहुत से इन्वेस्टर्स होंगे, हम भी होंगे, ये भी होगा, तो वो करके वो ट्रम्प साहब निकल लिए पतली गली से। अब वो इन दिनों जो रहा पूरी दुनिया में मामला, वो जाहिर है कि उनको हर तरफ से आया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पूरी दुनिया से मुझे मुबारकबाद दी गई है, कहाँ से दी गई है किसी को नहीं पता, लेकिन यह है कि उन्होंने एक बात की, और उसके बाद करके, और वो मैक्सिमम प्रेशर तक शायद वो जाते हैं, उसके बाद वो आगे जाते हैं या पीछे हटते हैं, ये अभी तक बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक वी टर्न लिया। अच्छा, वी टर्न लिया, लेकिन इसके नतीजे में जो हिजान बपा हुआ, उस हिजान डिप्लोमेटिक ही रहा। सबसे बड़ी जो बात है कि किसी ने रिएक्ट नहीं किया उसके नतीजे में, यानी उसके नतीजे में ना हमास की तरफ से कोई बात हुई, ना हिजबुल्लाह की तरफ से हुई, ना ईरान, ना किसी अरब मुल्क, सिर्फ एक मुकम्मल जो है आप समझें कि मुज़म्मत, उसको इनकार, जिसका आगाज़ सऊदी अरेबिया से हुआ, फिर उसके बाद यूएई की तरफ से हुआ, फिर इजिप्ट की, जॉर्डन, इनकी तरफ से खैर बिल्कुल ये हो गया था कि हम माहदे तोड़ देंगे सारे, और ईरान ने ज़ाहिर मुस्तरद करना, टर्की ने बड़ा सख्त स्टांस लिया, तो सारी, और यूरोप के मुल्क, स्पेन, और जब नॉर्वे और उसका जिक्र आया तो बल्कि वो यहाँ तक उन्होंने बात कर दी थी कि ये जो है ये सऊदी अरेबिया के बारे में नाज़िमा बात होने की कि सऊदी अरब में लाके आबाद कर दें, तो वो फिर उसके जवाब उन्होंने ये आया, इजिप्ट की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब आया जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए कि भाई इनको अगर यहाँ से भेजना ही है फ़लस्तीनियों को, तो इनको इसराइल में क्यों नहीं भेजने, इनको इसराइल में भेज देना, जो असल इनकी जगह है वो तो इसराइल है, तो वहाँ पर भेज दें, गजा से निकाल के इसराइल भेज दें। तो ये मामला जो है ये बड़ा तल्ख हो चुका, तल्खियों तक पहुँच गया था, और इसके नतीजे में कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। तो ट्रम्प साहब ने इसको वापस लिया, और इन्होंने मुस्तकबिल में कहीं पता नहीं कब होगा तब होगा, कोई जल्दी नहीं है करके इसको साइड पे कर दिया, और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बहरान, आलमी बहरान जो है वो टल गया। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा मामला हुआ है वो भी बड़ा अहम हुआ है। वो ये हुआ है कि जी जो यूक्रेन का पीस प्लान है वो भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है, वो जिसको इस हफ्ते पेश करना था, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो जब बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, उन्होंने कहा टैरिफ मतलब उन्होंने बात की कि ट्रेड इक्वल होनी चाहिए और ये सारे मामलात, और वो अच्छी मीटिंग गई उनकी, और डायरेक्ट अलाइंसेस, चाइना के खिलाफ अलाइंसेस, और ये वो मीटिंग अच्छी गई जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन उसमें जो सारी तवज्जो थी वो गज़ा पे थी, वो जितने सवाल हो रहे थे, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है वो उसमें सवाल सारे गज़ा पे ही हो रहे थे।
गजा पे यूक्रेन पे हो रहे थे, वो जापान पे तो एक आधी को सवाल हुआ, बाकी तो दुनिया सारी जितना मीडिया बैठा था वो तो गजा के ऊपर पूछ रहा था बात। तो उन्होंने करके फिर यूक्रेन पे बात हुई, तो यूक्रेन पे उन्होंने ये बात की कि मैं अगले हफ्ते जो है वो, यानी ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं ज़ेलेंस्की से मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब वो ये होता है कि बिल्कुल जिसकी कुट पड़ी होती है ना, जिसको बिल्कुल जिसका, जैसे नेतन्याहू था, बुलाया उसको, थोड़ी सी उसमें हवा फूंक भरी, उसमें जान में जान आई, फिर उसने कहा अच्छा जी, वो हवा में उड़ने लग गया, फिर उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, उसका ख्याल था कि शायद ये जो सीज़ फायर डील है ये ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस जाके पता नहीं क्या वहाँ पे करूँगा, ठीक है ना, प्लान और ये वो सारा ठुस। और साथ ही इधर यूरोप में एक सूरत हाल अजीब सी क्रिएट हो रही थी कि भाई क्या मतलब पूरा सरेंडर हो जाएगा यूक्रेन, और यूरोप का क्या बनेगा, और ये जंगें कैसे होंगी, और ये क्या होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं अभी अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की को बुला रहा हूँ, और वहाँ पर भी कोई जल्दी नहीं है पीस प्लान की, वहाँ पर भी पीस प्लान पेश करने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ज़ेलेंस्की की जान में जान नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो तो, अच्छा, उस पर राइटर्स ने एक एक्सक्लूसिव आज स्टोरी दे दी है। राइटर्स ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 40th कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लेट्स डू अ डील। देखें ना, अब ये मामला बिल्कुल यहाँ तक जैसे था ना, वो बिल्कुल स्टीव विटकॉफ को भेजा, वो जनाब डील हो गई शुरू, नेतन्याहू पड़े हुए हैं सड़क पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर पैर, उसको बुलाया, उसको थोड़ी सी हवा मारी, तो आगे पीछे जो है वो दुनिया को हिला दिया, फिर उसके बाद ठुस हो गए सारे। अच्छा, उनका मतलब सारा प्लान ही अपने खुद ठुस कर दिया। इसी तरह से ज़ेलेंस्की होने वाली है बात 24 घंटे में, ये सारी कर करा के उसके मैं ज़ेलेंस्की से पहले मिल लूँ। अब ज़ेलेंस्की की तो जान में जान है कि अरे मुझे व्हाइट हाउस में ट्रम्प बुला रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की सब तैयारी पकड़ रहे हैं, सूटकेस उठा के कि वो जल्दी से पहुँचें और बात करें। साथ ही राइटर्स की जो खबर है ना ये वाली 40th, ज़ेलेंस्की सेज लेट्स डू अ डील ऑफरिंग ट्रम्प मिनरल पार्टनरशिप, वही रेयर अर्थ मिनरल्स, वो जो ट्रम्प ने कहा था कि बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और सीकिंग सिक्योरिटी के मुझे थोड़ी सी हुजूर ज़रा पनाह दें, मुझे बचाएं, मुझे कहीं मतलब कुछ तो करें, कुछ तो मेरे लिए करें, लेकिन ये है कि सारे मुझसे मिनरल्स ले जाएं, ये ले जाएं, वो ले जाएं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थोड़ा सा पुतिन से अपनी बातचीत को डिले कर दिया, और जेडी वांस भी आ रहे हैं अभी ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में या बाकी जगहों पे, तो वो मेरे ख्याल से कि वो बात करेंगे नेटो से कि नेटो मज़ीद जो है वो, लेकिन सिर्फ वो नहीं आ रहे, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, 38 स्लाइड में देख रहा था अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले, सेक्रेटरी डिफेंस पैटी हेक्सेट भी जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड आ रहे हैं, और वो भी वहाँ पे जो है वो ब्रसल्स में और पोलैंड में और जर्मनी में वो मुलाकातें करेंगे, और यकीनन वो वहाँ पे जो एक हफ्ते की ट्रिप है उनकी, यानी सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो पूरा हफ्ता जो है यूरोप में रहेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नेटो का फ्यूचर और अलाई से वो कैसे बात करते हैं, 5% पे क्या उनको तैयार कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद 3.5 दे रहा है इस वक्त, अमेरिका 5 तो नहीं दे रहा, अमेरिका तो 3.5% दे रहा है ना इसमें, नेटो में शेयर डाल रहा है जीडीपी का, तो वो क्या बाकी, और पोलैंड बहुत दे रहा है। तो इसी दौरान जो है पूरा एक हफ्ता वो यूरोप में गुजारेंगे, जो कि उनके अलाइज के लिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि उनके अलाइज जो हैं वो ग्रीनलैंड पे क्या बात करनी है, डेनमार्क पे क्या बात करनी है, जर्मनी से क्या बात करनी है, किस तरह से मामलात को दोबारा आगे लेके चलना है। तो ये जो है ये पूरा दौरा जेडी वांस तो वहाँ जाएंगे, मार्को रूबियो जो है वो अटेंड करेंगे पहले एआई समिट, और एआई समिट के बाद जो है वो चले जाएंगे मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे, जो कल मैंने बात की थी। मशरिक़ वस्ता में सुकून आ गया ना, सुकून.com, इसके बाद कि भाई ये सीज़फायर माहिदा आगे बढ़ रहा है और ये अपने सारे फेज कंप्लीट करेगा, तो मार्को रूबियो को एक अच्छी स्पेस मिल गई, वो सऊदी अरेबिया जाएंगे, यूएई, कतर। देखना ये है कि क्या वो, ऐसे जॉर्डन तो शायद ना जाएंगे, जॉर्डन के किंग जो है वो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो भी एक बेहतर माहौल में होगी। उसके बाद देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है किंग अब्दुल्ला II के साथ, उसमें क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करते हैं उनके सामने, उनके साथ खड़े होकर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और किंग ऑफ जॉर्डन जो है बहुत एक क्लियर पोजीशन के साथ है, क्लियर पोजीशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन, बिल्कुल ये रेड लाइन है, इसके साथ वो वहाँ पे हैं और ये वो वहाँ पे वो बात करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त किसी भी तरह से जो पूरी दुनिया की तरफ से बैकलैश आया है, उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी, इत्तेहादियों से मुराद ये कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से भी, ये जो है, और इसराइल में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, असल में 7 अक्टूबर के बाद एक माहौल बड़ा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे लोग हैं ना वो अब
एक्सट्रीम साइड पे चले गए हैं। जो फ़लस्तीनी है वो भी एक्सट्रीम उनका जहन हो गया है, और इधर इसराइल में भी हो गया है। तो अभी देखना है कि मामला कहाँ पे देखें, जो शहादतें वहाँ पर हुई हैं, और मतलब है कि वो अजीब सा एक बहुत अजीब अजब सा माहौल है कि इस वक्त ये बहुत जो मीडिएट कर रहे हैं मुल्क दरमियान में, इनका बड़ा मुश्किल काम है। कतर और इजिप्ट और जॉर्डन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अरब ममालिक और टर्की और बाकी जो भी इसमें। तो मेरा ख्याल है कि एक स्पेस मिली है कि जिसमें ये अब वो नेटो में फौरी तौर पे पीस प्लान नहीं पेश हो रहा अगले हफ्ते, और इस जो है इसी दौरान जो है वो उन्होंने कहा कि नो रश, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। एक ही जुमले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चीज़ें तब्दील हो गई, ये गमाली जनाब रिहा हो गए, वो कैदी रिहा हो गए, और मामला आगे अब अगले फेज़ की तरफ कैसे जाना है वो बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा जाओ बच्चों जाओ जाओ अपना अपना वो जो सीज फायर वाला काम था स्टीव विटकॉफ के साथ वो करो जाके, वो जो ख़त्म हो जाएगा आगे मैं देखूंगा। अभी तो मैं ज़रा ये यूक्रेन को देखता हूँ ना, ये कह के वो निकल पड़े। अच्छा अब जो है, अच्छा वहाँ जो है एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है वाशिंगटन में कि वहाँ पर जो है वो पहले तो उन्होंने यूएस एड के ऊपर पाबंदी लगाई, यूएसएआईडी को उन्होंने बंद किया, और उन्होंने कहा कि उसके मुलाजमीन ख़त्म, और उनके थोड़े से लोगों को कुछ दिनों के लिए वो एक कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि वो मेरे ख्याल से ट्रेड डिपार्टमेंट का, लेकिन ये कि बाकी सारा काम ऐसे हो रहा है। सीआईए के मुलाजमीन को हटाया जा रहा है सारे, और कुछ रखे जाएंगे इस तरह यूएसएआईडी के मुलाजमीन को भी जो तकरीबन निकाला जा रहा है सबको, और एडी बंद हो रही है सारी। और उसके साथ ही जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें तो पहले हम बात कर चुके हैं, और पेंटागन जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों जगहों पे जो है वो तब्दीलियां भी आ रही हैं, सर्च भी हो रही है, और ये कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि रिकॉर्ड चेक हो रहा है। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 6 गए हैं साथ, वो बड़े मशहूर हो गए हैं, वो जो 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कल बात करेंगे, वो जगह जगह कोड्स को क्रैक कर रहे हैं, खोल रहे हैं, फाइलें चेक कर रहे हैं, अगला पिछला रिकॉर्ड। कुछ लोगों को बिठाया हुआ है पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, किसी को पासवर्ड नहीं मिल रहा तो वो उसे खुलवा रहे हैं ईमेल्स, लेकिन ये कि सारा रिकॉर्ड चेक हो रहा है, कैसे गया, किसको कितना पैसा मिला, कब मिला, किसके टेलीफोन से क्या कम्युनिकेशन थी, ईमेल्स भी सबकी ब्लॉक हो गई हैं। वो बिल्कुल जो है ना, आप समझें कि वो इस वक्त ऐसा माहौल है वहाँ पे कि बिल्कुल डीप स्टेट के ख़िलाफ़ वहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा अब इसमें जो है ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो मीडिया है वो रगड़े में आ गया है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह मीडिया से हुई है ना। अच्छा मीडिया से हुआ ये कि ये अगर ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, हम यानी बहुत सारे मेरे पास रखे हुए हैं जो इलॉन मस्क जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम ये देखें, रॉन पॉल ने एक मैसेज दिया, ये 10 स्लाइड्स हम शुरू कर दें ना, अगर नियरली ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन फंडेड बाय द यूएस गवर्नमेंट अंडर यूएस एड। दुनिया भर का मीडिया, नो वंडर देर रिपीट द सेम। तो इसको इलॉन मस्क ने ऊपर से कहा एब्सोल्युटली। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम जाएं इस पे, ये इम्यूज के नाम से ट्विटर हैंडल है, बाइडेन थ्रेटन टू विदहोल्ड 1 बिलियन यूक्रेन लोन गारंटी अनलेस यूक्रेन फाइट द प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटिंग हिज सन्स कंपनी विक्टोरिया न्यूलैंड फंडेड इन यूक्रेन। तो उसके ऊपर उन्होंने, यानी विक्टोरिया न्यूलैंड की तो शामत आई गई ना, वो तो बिल्कुल ये जो पूरा ग्रुप था जो अभी बाइडेन जामी और उससे पहले ओबामा दौर, ये मैं अभी बात आपसे करता हूँ कि ये ओबामा और बाइडेन दौर में जो कुछ हुआ है ये सब रगड़े में आ गए। अच्छा ये तो उसने कहा वाह, ये इलॉन मस्क ने ऊपर से कहा 9 स्लाइड में, इन्होंने कहा ये जो है ये विक्टोरिया न्यूलैंड ने जो फंडिंग की थी हुकूमत गिराने के लिए, वो जो मैदान से लेके, वो जो मैदान रेवोल्यूशन से लेके अब तक विक्टोरिया न्यूलैंड का ही कमाल था ना सारा, ये रिजीम चेंज करना और गिराना और ये सारा। अच्छा फिर उसके बाद ये है कि ये जो है ये अगर हम देखें, ये 5th है, व्हाट द हेल सडनली इम्प्रॉपर पॉसिबली क्रिमिनल। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये जो है ये कैथरीन लॉन्ग, ये किसी बंदे ने कहा है कि जर्नलिस्ट ऑफ द हिट पीस दैट गॉट DOGE एम्प्लॉय टू रिज़ाइन फॉर स्पाइसी पोस्ट इज। अच्छा ये अच्छा, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जो है वो अगर आप यहाँ से देखें कि ये 3rd स्लाइड अगर देखें तो उसमें डेविड सैक्स कह रहे हैं ब्लास्ट यूएस एड फॉर यूजिंग अमेरिकन टैक्स पेयर्स टू फंड लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस, सो कॉल्ड लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा जी ये हो गया। फिर उसके बाद ये है कि ये
जो है वो ऑस्ट्रियन कैपिटल के नाम से 4th, हाउ यूएसएड गॉट द टॉप ऑफ द DOJ लिस्ट इज दैट ट्रम्प डिसाइडेड टू पॉज। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें अगर 5th देखें कि आई टोल्ड यू यू गो नट्स व्हेन यू सी दिस। अच्छा जी, USAID spend hundreds of millions each year on media development to sponsor a worldwide media octopus for the blob. That's the just guarantee. Let's alone the media partner. और फिर उसके बाद जो है वो Samantha Power more USAID exposed. ये 6th Samantha Power of all in administrative USAID। अच्छा, इनकी भी शामत आ गई है। ये Samantha Power जो है ये USAID को देखती रही इतने साल। तो ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस पूरे फड्डे में मीडिया से आगाज़ हुआ है, और मीडिया से आगाज़ हुआ है, और इसमें जो रगड़ा आ रहा है अभी तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ना। तो रगड़ा आया है सबसे पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये 12th। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स जो है 2-3 मीडिया उनके जो है, US गवर्नमेंट गेव द न्यूयॉर्क टाइम्स tens of millions of dollars, 12th, ठीक है, ओवर जस्ट द पास्ट 5 years डिस्पाइट पेइंग रिलेटिवली लिटिल मनी टू द, अच्छा ठीक है, और 4.5 दिया उन्होंने 2004। अब न्यूयॉर्क टाइम्स आगे से कह रहा है कि ये तो फैक्ट्स नहीं है, ये तो गलत है, ये तो झूठ है, ठीक है ना, ये एलिगेशंस हैं और हमने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू है, न्यूयॉर्क टाइम्स से इतने पैसे हमने दिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके बाद पॉलिटिको एक बड़ा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, और ये पॉलिटिको जो है ये इंटरेस्टिंग बात जो पॉलिटिको की बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा ऑथेंटिक, इन्होंने भी इस तक तरदीद की है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिको जो है, ये पॉलिटिको बना था 2007 में। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स भी कुछ ऐसी हैं कि जिसके ऊपर पॉलिटिको 2007 में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बना था, और रॉबर्ट एल्ब्रीता वहाँ पर जो कैपिटल न्यूज़ कंपनी के, उन्होंने ये एक कैपिटल न्यूज़ LLC के तहत ये कायम किया था उन्होंने। और बाद में एक्सेल स्पेंसर SE जो है, उन्होंने, जो जर्मन बहुत बड़ा ग्रुप है, ये मेरे ख्याल से यूरोप का सबसे बड़ा ग्रुप है, ब्लिट के नाम से न्यूज़पेपर भी आता है इनका, और बहुत ज़्यादा, उन्होंने पॉलिटिको ले लिया था। पॉलिटिको EU भी है इसीलिए, और पॉलिटिको जो है वो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिको पर इल्ज़ाम लगाया कि जी पॉलिटिको जो है उसने, ये $1 बिलियन में बिक गया था, $1 बिलियन में, ये ऑनलाइन जो है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि पॉलिटिको को अगर हम देखें ना शुरू से इसका, तो ये जो है ये 2021 में तो ये $1 बिलियन का बिक गया था, ठीक है। लेकिन 2008 में जब ये स्टार्ट हुआ था ना पॉलिटिको, मतलब पॉलिटिको ने तरदीद की है, सख्ती से तरदीद, और बड़े इसमें जेन्युइन जर्नलिस्ट इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये पॉलिटिको स्टार्ट हुआ था 2008 में, और पॉलिटिको, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ही, अब दोनों पे इल्ज़ाम है, लेकिन उस ज़माने का न्यूयॉर्क टाइम्स अगर देखें तो पॉलिटिको इंटेंड्स टू एक्सपेंड आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेस एंड्स। अच्छा, और यानी जब ओबामा ने आना था, बुश का दौर ख़त्म हो रहा था, ओबामा ने आना था, तो उस वक्त पॉलिटिको लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2008 में। और उनका ये था कि हम इलेक्शंस के बाद, हम जब ओबामा आ जाएंगे, ओबामा ओरिएंटेड ही था ये पॉलिटिको। फिर उसके बाद 2011 में इसके बारे में गार्डियन ने पूरा लिखा, ये इतना कामयाब दुनिया में इसको तो देखा जाता है कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, इसके 4th। तो उसमें फिर इनकी प्लेबुक पॉलिटिको की थी कि ये सुबह एक पूरे दिन की समरी, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कांग्रेस में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोई 13,000 के करीब लॉबिस्ट हैं, उनके लिए एक स्पेशल इसमें निकलता था कि जो सिर्फ लॉबिस्ट ही पढ़ें, यानी वो जो कांग्रेस के अराकीन, लॉबिस्ट, थिंक टैंक्स के लोग इधर, उनके लिए ख़ास निकलता था। एनर्जी पे कैसे आगे जाना है, क्लाइमेट इश्यूज़ कौन कौन से हैं दुनिया में। तो वो आप ये देखें ना, ये उनकी प्लेबुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2011 का कि गार्डियन में ही छुपा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह जो है वो एक मॉर्निंग इंटेलिजेंस, ठीक है, DC एंड वॉल स्ट्रीट में क्या होगा, उसके बाद जो है वो DC और सिलिकॉन वैली से अगर आप देखें मॉर्निंग डेली, फिर उसके बाद हेल्थ के हवाले से, फिर ये है कि कांग्रेस की न्यूज़, फिर उसके बाद ये है कि इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ऑन लॉबिंग। तो लॉबिंग फर्म्स के लिए एक खास होता था, और इसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो फिर पॉलिटिको प्रो आ गया, वो $2,500 में आपको सिर्फ मिलता, $2,500
पे उसकी सब्सक्रिप्शन आ गई कि आप ऐसी उसमें टिप्स हैं कि क्या हो रहा है, कांग्रेसमैन कौन सा किस में है, कौन सा कांग्रेस में, उससे रब्ता करें, उसकी लॉबिंग फर्म है, उसके बाद तो बहरहाल ही चलते 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 आगे चला गया। और ये 13,000 जो रजिस्टर्ड लॉबिस्ट थे, वो जो कि 3.51 बिलियन 2010 में जिनके पास ये पैसा था, तो वो जो हैं वो सारे के सारे एक ही चीज़ पढ़ते, पॉलिटिको जरूर पढ़ते थे। अब ये पॉलिटिको जो है, ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि ये पॉलिटिको जो है ये इसको तो ये ओबामा, बाइडेन, ये पूरा दौर जो है इसी दौर में बनाया गया, इनको पैसे दिए गए यूएस एड के, जो टैक्स पेयर्स मनी थी, ये सारी और सारा कुछ दे दिला के, और उसके बाद इनको जो है वो रखा गया। अब यह है कि यूएस एड इसके नतीजे में, चूँकि ज़ाहिर यूएस एड के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि इसमें ये जो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से स्कूल्स, बहुत स्कॉलरशिप, रिसर्च बहुत दुनिया में हो रही है, जो यूएस एड स्पॉन्सर कर रही है, बहुत सी स्कॉलरशिप्स, यानी सारा ही फ्रॉड तो नहीं है ना, करप्शन तो मैसिव करप्शन हुई है इसमें यूएस एड में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह है कि इसमें अच्छा काम भी हुआ है, अच्छा काम हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ये अफ्रीका में तो बहुत यूएस एड के ऊपर ही स्कूल बने हुए हैं, यूएस एड पे ही कहीं आप जाएं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ चल रही हैं, तो ये भी हुआ है, लेकिन साथ साथ मेगा करप्शन स्कैंडल भी आ रही है, और ये पॉलिटिकली भी कहीं इस्तेमाल हुआ है। चाइना बड़ा खुश है, रशिया भी बड़ा खुश है, अच्छा इसमें नाम बहुत सारे आने को हैं, और सवाल यह है कि अच्छा इंडिया से नाम आने शुरू हो गए। इंडिया में यूएस एड के जो जिन ग्रुप्स को उन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू किया है, उनके नाम आने शुरू हो गए, उस पर हम कल बात कर लेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ, ये क्या हो सकता है, इस हवाले से वक्फा लें, फिर से बात डिस्कस करते हैं। नासिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात में गैर संजीदा थी, क्या मुज़ाकरात अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं उस बात को ज़रा मुकम्मल करूँ कि इसमें एक, अच्छा इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने तरदीद की है, रॉयटर्स पे भी इल्ज़ाम लग गया है, एसोसिएटेड प्रेस के ऊपर भी इल्ज़ाम लग गया है कि इनको सबको यूएस एड पैसे दे रहा था, लेकिन और कई जो हॉलीवुड के बड़े नाम हैं उन पर भी इल्ज़ाम लग गया है, वैन डैम पे लग गया है, ये एंजेलिना जोली पे लग गया है। अच्छा वो असल में इस तरह से लग रहा है कि वो इलॉन मस्क क्योंकि उसको रीट्वीट कर रहे हैं ना, तो उस इसलिए अच्छा ये सब तरदीदें कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं लिए पैसे यूक्रेन के, वो कह रहे हैं यूक्रेन जाने के लिए पैसे लेते रहे, इंजीनियर जूली ने इतने लिए हैं, उसने इतने लिए, उसने इतने लिए, वो तब तरदीदें, एक इंटरव्यू दूसरा तीसरा चौथा वो इंटरव्यू देते जा रहे हैं, तरदीदें करते जा रहे हैं, लेकिन ये कि वो बहरहाल ये इस तरह से सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ये कहा है, 8 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ट्रम्प जो है उनकी फॉरेन एड जो है वो जर्नलिज्म अराउंड द वर्ल्ड उसको किया, उसमें कहीं पर आज़ादी इज़हार राय का मसला है, सब कुछ ये सारे, तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा एक्टिव होती है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो फिगर दी है, इनका कहना ये है कि ये जो है ये काम कर रहे हैं यूएस एड के तहत 30 मुल्कों में। वैसे ये 180 मुल्कों को मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे मीडिया की का, लेकिन इसमें एक बात जो इंटरेस्टिंग है वो इन्होंने ये लिखी है कि भाई ये ग्रुप इसको तो देखते हैं, लेकिन ये 6200 जर्नलिस्ट जो हैं उनको ये सपोर्ट और ट्रेन और फंड भी करते हैं। अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि 6200 जर्नलिस्ट जो हैं वो आरएसएफ उनको कैसे, और नॉन स्टेट न्यूज़ जो हैं 707 उनको भी ये असिस्ट करते हैं, और 279 मीडिया सेक्टर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। और ये बजट जो है इनका ये फिर लाखों डॉलर्स में जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से 2025 में इतना लाखों डॉलर्स का बजट जो है, या बहुत बड़ी तादाद में जो बजट है, फिर ये कहाँ पे कौन से मीडिया के लोग हैं दुनिया में जिनको दिया जा रहा है, ये जर्नलिस्ट हैं कौन से, मतलब कहीं तो जा रहा होगा ना ये। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हवाले से देखें 2009-15 मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर 41 अगर हम स्लाइड देखें तो एग्जैक्ट डेट आ जाएगी सामने, कैरी लूगर बिल आया था। तो कैरी लूगर बिल जो आया था कांग्रेस ने पास किया था, और वो ये था कि अगले 4 सालों में जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन वो सिविलियन गवर्नमेंट को दिए जाएंगे कि वो 1.5 बिलियन की। अच्छा अब इसमें एक मेरी किसी से बात हुई वहाँ पे, मैं किसी अपने कॉन्ट्रैक्ट से मैंने बात की, तो मैंने कहा यार ये बड़े आप ज़बरदस्त आपकी भी किस्मत है और यहाँ पर हम लोग भी अच्छे हैं कि वो जो जमातें उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी 2009 से लेके 14 तक, वो इत्तेफाक से अभी भी हैं। तो आप उनसे पूछें अगर इसको कभी, तो मसला नहीं होना चाहिए कि भाई कहाँ गए पैसे, किधर गए, क्या 1.5 बिलियन उधार नहीं था, एड थी,
ठीक है ना, तो वो उसका कहीं ना कुछ तो बताएंगे ना। कैदी नंबर 804 तो नहीं था इत्तेफाक से तो ये किधर गए, और उसके बाद अगर एड दी गई तो कितनी दी गई, तो वो अब वो भी आना शुरू हो गया, जो नामों के साथ आएगा कि कौन सी किसने बनाई हुई थी कंपनियां, कैसे हुई यहाँ पे। पाकिस्तान में तो LGBT के ऊपर भी काम शुरू हो गया था, यहाँ पर जो है वो बाकायदा बहुत कुछ होता रहा है उस ज़माने में, कोई तालीम, कोई NGO, कोई फलाना, कोई ये हकूक़, कोई वो हकूक़, फलाना ढिमाकना। तो यहाँ तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि 1.5 बिलियन इमदाद मिली हो हर साल। फौजी इमदाद के अलग, कर्जा अलग है, ये मदद है, सिर्फ एड हर साल। तो वो किधर है, वो क्या है भाई, और कितनी एड आई? तो USAID वाले पूछें तो वो तो यहाँ पे ऑडिट करा के बैठे हमारे वजारत ख़जाना भी और जो बाबूज हैं दूसरे, कि किधर गया सारा पैसा, क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए था ना, स्कूल बनने थे इसमें, ये लोन नहीं था। इसी दौरान हम लोन भी लोन अलग है, और इसी दौरान जो है वो ये एड अलग है 2014 तक। तो ये हमें पता चले ना कि भाई USAID से कितना पैसा कहाँ आया, और उसको ऑडिट एक होना चाहिए मुकम्मल। एक तो ये कि मुल्क के अंदर जो करप्शन लूट मार है वो अलग है, लेकिन अब ये तो वो पूछ रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है IMF को काम करती है ना, तो उससे खुशी भी होती है कि वो कहते हैं एलिट कैप्चर खत्म करो, ये करो, वो करो। इसी तरह USAID की जब ये चटाक पटाक होगी तो ये भी कितना अच्छा है कि वही लोग इस वक्त हैं मौजूद, हो जवाब देंगे, उनको बताना चाहिए ना। और हमें भी नज़र आया कहीं कि भाई यहाँ पे USAID लगी थी, यहाँ पे हमें तो यही नहीं पता कि अपने हर साल जो बजट का टैक्स लेते हैं लोगों में वो कहाँ जाता है। तो ये एड तो अलग कहानी है, तो अलग कट्टा खुलेगा ना, और फिर ये भी हमें पता चलेगा। बहुत से इसमें अभी आएंगे, नाम तो इंतज़ार मुंतज़िर हैं कि वो आएँ कि भाई कौन से लोग हैं, मीडिया कौन सा है, क्या है, कैसे, क्या, कहाँ पे गए पैसे, कहाँ से आए थे झुमके, किसको मिले झुमके। अच्छा, तो ये जो बात ये हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वो मिलने के लिए, मिलने किससे जा रहे हैं, ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, और पहले यही कॉन्फ्रेंस हो ट्रंप। उससे पहले एक वहाँ पे मेमोरेंडम इशू कर दिया है जनाब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम इशू किया है, और वो जो मेमोरेंडम है उसको वो इशू उन्होंने किया है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। जाहिर है उन्होंने बात भी उस दिन की थी कि ईरान पे जो प्रेशर है उसको मैक्सिमम प्रेशर 31 तुम देखें अगर, तो उसमें, लेकिन उसमें उन्होंने एक नाम लिया है, एक जगह का, स्पेसिफिकली एक जगह का नाम लिया है, और वो जो जगह है 31 तक हम दिखा सकें वाइट हाउस का सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम, यही होगा गालिबन। इसमें वो जगह जो नाम लिया है उन्होंने चाबहार का लिया है कि ये किसी को अब सैंक्शन वेवर्स नहीं मिलेंगे, चाबहार समेत। अच्छा, ये इशू हुआ है अभी 1-2 दिन पहले, लेकिन मैं इसको अब ये ज़रा ज़्यादा इस पर मेरी तवज्जो गई है और बाकी भी किसी ने दिलाई। चाबहार, अब जनाब चाबहार पे वेवर इंडिया को मिला हुआ था कि भाई इंडिया जो है वो ईरान के साथ कर रहा है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिकली ईरान पे प्रेशर डाल रहे हैं वो तो चाबहार पे है। चाबहार जो है वो तो 10 साल का उसे एग्रीमेंट साइन हुआ है पिछले साल, और वो जो है वो तो ये जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है पूरा, जो कि जाहिर है बहुत वो बात कर चुके हैं, जो कि आज़रबाईजान और ईरान से फिर जो है वो बाईपास करता है पाकिस्तान को, और बड़ा स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो यूरोप तक कैसे पहुंचे, पाकिस्तान को बाईपास करे। तो वो चाबहार, तो चाबहार को तो नाम ले दिया उन्होंने कि चाबहार जो है, और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले इन्होंने किया। अब ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहाँ पे ज़ाहिर डिफेंस पे बात होगी, चाबहार का इशू रेज करेंगे नहीं करेंगे, बाकी ट्रेड के हवाले से यकीनन, ब्रिक्स के हवाले से तो, लेकिन यह है कि वो इतने सारे इश्यूज़ हैं कि मेरा ख्याल है कि वो शायद ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल जैसे जापान के वज़ीर आज़म निकल गए तो ऐसे ही एक अच्छी स्मूथ मीटिंग हो जाए, या ये भी है कि ये जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस दौरान वो उन पे दुनिया भर से कहा जा रहा होगा ना, इधर से भी हट गए भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो ट्रंप शायद हो सकता है कोई और इशू ढूंढ रहे हो बड़ा, तो वो उसमें छेड़ दें, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक देखें ना अभी क्या हुआ है कि वो पीस प्लान भी नहीं आएगा अभी, और गज़ा का मामला तो देखा जाएगा, नो रश। तो ये एक कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके नतीजे में एक और तरफ अब कहीं ना कहीं मामला कहीं और जाएंगे। सबसे जो अच्छी बात दरमियान में हुई वो ये हुई कि सब ने डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया। मैक्सिमम डिप्लोमेटिक जो प्रेशर था वो सारी दुनिया ने बिल्ड किया, अवाम ने भी, लोगों ने भी, कायदीन ने भी, एक डिप्लोमेट। इसके नतीजे में कोई एकदम से जो है ना, अच्छा मैं इसको प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो मॉर्गन ऑर्टेगस हैं 33rd, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की है लेबनान में प्रेसिडेंट जोसेफ आयन के साथ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हुकूमत बनेगी उस हुकूमत में 33rd स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उन्होंने कहा जो हुकूमत बनेगी उसमें हिजबुल्लाह नहीं होगी, किसी सूरत हिजबुल्लाह नहीं होगी। अच्छा, हिजबुल्लाह उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए।
अब मसला ये, उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा मेरे बहुत दोस्त हैं लेबनान में और ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक्साइटमेंट है, लेकिन ये कि इसमें हिजबुल्लाह डिफीट हो चुकी है, इसराइल से हुई है, और ये है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इसका इसराइल का, लेकिन हिजबुल्लाह उसका हिस्सा नहीं होगा। ये जो लास्ट लाइन्स आप देखें कि उन्होंने कमिट किया है हुकूमत ने, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने, कि हिजबुल्लाह उसका हिस्सा नहीं होगा, हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। अब वो जैसे ही वहाँ से निकली हैं तो मनार ने जो वहाँ पे उन्होंने साथ ही 34 वो प्रेसिडेंट के ऑफिस ने कह दिया प्रेसिडेंसी नॉट कंसर्न विद सब रिमार्क्स मेड बाय यूएस डिप्टी मिडिल ईस्ट। उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया कि वो जो पीछे उन्होंने बात की है उसके साथ। और फिर 35 अलमनार पे उठते चलने शुरू हो गए। लेबनीज प्रेसिडेंट ने यूएस डिप्टी मिडिल ईस्ट उनको कहा कि स्टेबिलिटी इन साउथ लेबनान जो है ये लिंक करती है इसराइली रेजोल्यूशन के साथ, और साथ ही वाशिंगटन वॉर ऑफ वर्ड्स लेबनान पुशेस बैक 36 अगर हम दिखा सकें। लेबनान, अब ये हिजबुल्लाह का मीडिया है, लेबनान पुशेस बैक अगेंस्ट एक्विजिशन, क्योंकि सदर ने वो जैसे ही निकली तो सदर ने पीछे बयान दे दी। अब इशू ये है सारा कि ये एक बड़ी पेचीदा सी दुनिया है, इसमें डिप्लोमेटिकली कैसे चलना है, इंगेज कैसे करना है, रेड लाइंस कैसे हैं, कहाँ पे नहीं है, क्या वो पनामा के साथ आज बड़ा सख्त उन्होंने बुला के चाइना ने रिएक्ट किया है कि भाई आप बेल्ट एंड रोड से निकल गए। दूसरा मुल्क है चाइना जो निकला है बेल्ट एंड रोड से आज तक, 149 मुल्क हैं और वो अपनी जगह मौजूद हैं सारे। तो उन्होंने कहा है भाई कि ऐसा है कि आप ज़रा इस पर नज़रसानी करें कि आपने ये तो ठीक है कह दिया कि वहाँ से यूएस के जो वॉरशिप्स और जो भी उनके वेसल्स गुजरते हैं उन पे टैक्स आप फीस वगैरह लेंगे सब कुछ है, लेकिन आप इस पर नज़रसानी करें। तो एम्बेसडर को बाकायदा बीजिंग में कॉल किया गया पनामा। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं, अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो इस दौरान अपने आप को स्टेबल करे, जितना जल्दी कर सकता है। पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म हम करें, हम अपना ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देखें, सोशल अनरेस्ट को देखें, ये मैन मेड क्राइसिस आपस में बैठ के मामला हम हल कर रहे हैं सारे। ये कोई हमारी कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, आपस में बैठ के तय कर रहे हैं कि भाई कैसे मुल्क आगे चलेगा, कैसे हमने चलाना है, कैसे अपने लोगों को देखना है। इतना बड़ा इशू है ये कि उसके लिए अभी तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, तो हम तो ये बेकार की बातों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी हमें खबर इस सेंस में मिलेगी कि जिसमें पोलराइजेशन हमें ख़त्म होती नजर आए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सोशल अनरेस्ट। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे इसमें रस्म की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों फिर दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।